हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल और मैं स्वागत करता हूं आपका। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट का, जिसका बाद नाम है यूनिवर्स। पहला लेक्चर है, पहली चीज है, हम पहले इसको समझेंगे यूनिवर्स क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। कई पार्ट्स में हम इसे डिस्कस करेंगे, तो आज पहली चीज यूनिवर्स की डेफिनेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड या यूनिवर्स के बारे में, तो पहली चीज हमारे मन में क्या आती है कि ब्रह्मांड मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वही ब्रह्मांड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत इनफाइनाइट एरिया होता है। इसमें ऐसी चीजें समाई जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम पूरे यूनिवर्स को 100% लेते हैं, तो उसके 3 या 4% के बारे में ही हम जानते हैं, और उसमें 0.5% में हम रहते हैं। मतलब सारा सोलर सिस्टम उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स कितना वाइड है, और यूनिवर्स के बारे में जानना, इसको पढ़ना, इसके स्टडी करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और बहुत ज़्यादा इसमें हाइपोथेसिस और रिसर्च और बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अगर हमें एक प्लैनेट के बारे में या एक सोलर सिस्टम के बारे में या एक चीज़ के बारे में जानना है, तो वही बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इसके लिए एक सेपरेट एस्ट्रोफिजिक्स टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमी भी आता है, कई अलग-अलग एरियाज़ होते हैं, एक सब्जेक्ट ही अलग है, साइंस का एक अलग इसमें ब्रांच बनी हुई है, और ये बहुत वाइड एरिया है। बट अगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बहुत प्री डिफाइंड चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, और बहुत सारे बच्चों का इसमें इंटरेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आज के टाइम में जो बहुत सारी हॉलीवुड्स की मूवी बनती है, वो यूनिवर्स पर बनती है। जैसे आपका एक मूवी आई थी जिसमें थानोस नाम का एक विलन आता है, तो वो भी यूनिवर्स पे बेस्ड थी। यूनिवर्स के अलग-अलग कंपोनेंट पे बेस्ड थी, जिस पे एक इमेजिनेशन और रिसर्च वर्क पे काम किया गया था। तो कई सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करते चलते हैं। जब हम बात करते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का एक पैटर्न क्या है, यूनिवर्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्स में सबसे पहली चीज़ आती है कि एक जो यूनिवर्स होता है उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, उसमें मल्टीपल गैलेक्सीज़ होती हैं। और जब हम गैलेक्सीज़ के अंदर झाँकना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर आते हैं सोलर सिस्टम या मल्टीपल चीज़ें। और जब हम सोलर सिस्टम देखते हैं, तो सोलर सिस्टम में एक स्टार होता है और एक कई सारे उसके प्लैनेट्स होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट एंड स्टार्स का कॉम्बिनेशन आता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, ये क्या हो है, ये किस तरह से बना, इसको लेकर हमेशा हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ, इसमें बहुत सारा दिमाग में बातें आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, तो कई सारी थ्योरीज़ पैरेलल इसमें चलती हैं, बहुत सारी मल्टीपल थ्योरीज़ हैं। लेकिन 3 थ्योरीज़ पे बहुत ज़्यादा नाम पेपरों में यूज़ होता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी एंड पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब महाविस्फोटन सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है अभी तक के लिए। एक्यूरेट मानने का मतलब क्या है? इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है और इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। अब ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना, ये हमें नहीं पता। लेकिन उसपे हम एक हाइपोथेसिस लगाते हैं। जब भी हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं या किसी भी साइंटिफिक चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो एक पहली चीज़ आती है हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना होती है। और उस हाइपोथेसिस के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रूव कर दिया जाता है। तो वो क्या हो जाता है? वो आपका एक हाइपोथेसिस किसमें कन्वर्ट हो जाती है? थ्योरी में। तो जब एक हाइपोथेसिस को आप प्रूव कर देते हैं, तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें हमारे पास 3 थ्योरीज़ है, बिग बैंग, स्टडी स्टेट और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वाज़ गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटॉयर। जॉर्ज लेमेंटायर एक यूरोपियन थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया। क्या है ये थ्योरी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड और हरमन बंडी ने दिया था, इसे याद रखिएगा। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी दिया था एलन सार्डेस ने। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड जो थ्योरी है, वो आपकी कौन-सी थ्योरी है? वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। और जब पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो बड़ा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है। लोग सोचते हैं कि आपका स्टीफन हॉकिंस ने दिया। नहीं भई, इस व्यक्ति का नाम जिसने ये दिया था, जॉर्ज लेमेंटायर।
इसे याद रखिएगा। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जब इसमें हम और चीज़ों को देखते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी है क्या? बिग बैंग थ्योरी तो जॉर्ज लेमेंटाइन ने दी। उन्होंने बोला कि आज से कई अरब साल पहले सारी चीज़ें एकदम स्थिर थी, रुकी थी, डेंस थी और अचानक से एक बैंग हुआ और क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि एक बैंग हुआ और सारी चीज़ें एक्सपैंड होने लगी, फैलने लगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन्होंने 2 चीज़ों को बताया। अब जॉर्ज लेमेंटाइन ने ये बताया 19वीं शताब्दी के अंत में, 19th सेंचुरी के एंड में या 20th सेंचुरीज के स्टार्टिंग में। तो ये सब चीज़ें तो बहुत साल पहले हुई थी, तो उनकी थ्योरी नहीं थी बल्कि एक हाइपोथेसिस थी। तो उनसे यही बोला गया कि आपकी थ्योरी नहीं हाइपोथेसिस है और आप इसका किस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, इसमें मैंने 2 चीज़ें आपको बताई है कि आज से हज़ारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले एक विस्फोट हुआ और उसके बाद ब्रह्मांड या दुनिया फैलने लगी। तो 2 चीज़ें बताई, तो इन दोनों चीज़ों के लिए मैं बस आपको एक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ और इन सब में बहुत पैसा लगना, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो आप करिए। पहली चीज़ उन्होंने बताया कि विस्फोट हुआ, आज से कई अरब साल पहले विस्फोट हुआ, बैंग हुआ, तो एनर्जी निकली। जब एक विस्फोट होता है, एक्सप्लोशन होता है या बैंग होता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है। तो उन्होंने बोला कि एनर्जी निकली होगी और एनर्जी का एक सिंपल सा सिद्धांत है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है। दैट मीन्स वो एनर्जी आज भी स्पेस में होगी। आप उसे कोई चीज़ ऐसी भेजिए जो एनर्जी को रीड करे, तो आपको वो एनर्जी वहाँ पे मिलेगी। दूसरी चीज़, दुनिया फैल रही है। वो उन्होंने इस तरह से बताया कि भाई देखो, एक्सपेंशन इस तरह से हो रहा है कि अगर ये बलून है, बलून में आपने 2 डॉट लगाया, तो अगर आप बलून को फुलाओगे तो क्या होगा? ये डॉट्स आपसे दूर जाएंगे। तो मगर अगर दुनिया फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है, ब्रह्मांड फैल रहा है, तो जो भी 2 चीज़ें हैं, आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अगर चीज़ें दूर जाती हैं तो उनके चारों तरफ रेड शिफ्ट होती है। तो 2 चीज़ें उन्होंने बताई और इन दोनों चीज़ों से काफ़ी आसानी से चीज़ें प्रूव हो गई। कैसे हुई उनको समझते हैं। देखिए, बिग बैंग थ्योरी की बारे में जॉर्ज लेमेंटाइन ने बताया, ठीक? उन्होंने पहले यूनिवर्स के बारे में बताया कि भैया उसकी एज 15 करोड़ साल है, लगभग 37.7 करोड़, ठीक? अब इसमें जॉर्ज लेमेंटायर ने इस थ्योरी को 1894 से 1896 के बीच में दिया और इसको रॉबर्ट बिगोरे ने एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या किया, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया। डॉपलर इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। उसी के अंदर रेड शिफ्ट फिनोमेना है कि चीजें अगर हमसे दूर जाती हैं तो उनके चारों तरफ रेड कलर का प्रकाश या लाइट दिखाई देती है, अगर कोई चीज हमारे पास आती है तो उसके चारों तरफ ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। तो इन्होंने बोला कि उनके चारों तरफ रेड शिफ्ट हो रही है और साथ ही साथ एक कोब नाम का, बोल सकते हैं, मिशन भेजा गया नासा के द्वारा 1966 में। कोब का फुल फॉर्म कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। ये कॉस्मिक रे को खोजने के निकला। जैसे मैंने आपको बोला कि आज से करोड़ों साल पहले अगर एक विस्फोट हुआ है तो उससे एनर्जी निकली होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी और एनर्जी की नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी के फॉर्म में स्पेस में है और इसको ढूंढने के लिए कौन गया? कोब। और जब कोब वहां पहुंचा तो उसने इसको ढूंढा और पाया कि भाई एनर्जी है, तो भाई इनकी बात एकदम प्रूव हो गई। तो 2 चीज़ों से, इन दोनों चीज़ों से, डॉपलर इफेक्ट से और कोप प्लान से, जॉर्ज लेवेंटायर के बिग बैंग थ्योरी को एकदम सपोर्ट मिला और ये थ्योरी आज की सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। किसकी? आपकी यूनिवर्स के फॉर्मेशन की। इसे याद रखिएगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये तो बात हो गई कि भाई कैसे हुआ, फिर कैसे पहला पार्टिकल बना, कैसे पहला कण बना, कैसा पहली चीजें बनी, गॉड पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं वो कहाँ से आ गया, गॉड पार्टिकल का फॉर्मेशन कैसे हो गया, इन सब पे बातें आने लगी। तो उस पे लेकर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की बात आई। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक बहुत बड़ा कोलाइडर है जो स्विट्जरलैंड में लगा हुआ है, 6 माले जमीन के अंदर नीचे बनाया गया है और वैसा ही विस्फोट वहां पर किया जा रहा है जैसा विस्फोट आज से 15 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड बनने में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिवर्स कैसे बना, इस पर रिसर्च चल रही है।
और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है वो इस पे काम कर रहा है और गॉड पार्टिकल पर काम हो रहा है। और गॉड पार्टिकल को और किस नाम से जाना जाता है? इसको और नाम से जाना जाता है हिंग बोसॉन। पीटर हिंग और एस एन बोस ने मिलकर गॉड पार्टिकल के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बताया था, इसीलिए इनके नाम पर इसको हिंग बोसॉन भी बोला जाता है। गॉड पार्टिकल वो पहला पार्टिकल है जो हमारे बोल सकते हैं बना, हमारे ब्रह्मांड में बना, जिससे पूरी सारी चीज़ों का निर्माण चालू हुआ। कभी सोचा है कि हर पार्टिकल तो बनता जा रहा है, लेकिन वो पहला पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल को बनाने के लिए शुरू हुआ, वो कहाँ से आया? तो उस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे जीवन का निर्माण हुआ, कैसे लाइफ आया। ये सब LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से। बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ये, याद रखिएगा। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की बात करते हैं तो देखिए, अगर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की बात करें तो देखो, बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है, ये कि किस तरह से सेकंड्स में सारा काम हुआ। ये बैंग हुआ, ठीक, उसके अगले कुछ सेकंड में सारी चीजें बनना शुरू हुई और धीरे धीरे करके 15,000 मिलियन के बाद, 15,000 मिलियन के बाद हमारा फॉर्मेशन है ह्यूमंस का। देखिए चल रहा है, बैक्टीरिया बना, पार्टिकल्स बना, अमीबा बना, धीरे धीरे करके फॉर्मेशन दिखा रखा है। यहाँ पे बैंग शुरू हुआ, इधर टाइम चल रहा है। 3 मिनट के बाद ये पार्टिकल्स, 300,000 साल के बाद आपका ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कंट्रोल होता गया और धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई। ये चीज़ें रही। और कोब, जो मैंने बताया, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, जो नासा ने 1966 में भेजा था, वो कुछ इस तरह से गया और उसने जाकर बिग बैंग थ्योरी की पहले पार्ट की एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाले कॉन्सेप्ट को बताया कि कॉस्मिक रेज पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और वो बहुत ज़्यादा आसपास हमारे हैं, ठीक। और ये आपका कोप का डायग्राम है। कोप किस तरह से इसमें ये पूरा कोप का आप देख सकते हैं। कोप सैटेलाइट भेजा गया था जिसने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और ये आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, ठीक, देख सकते हैं, बड़ी खतरनाक मशीन है। और ये हमारे अर्थ के सरफेस से 6 फ्लोर नीचे ज़मीन के अंदर है, मतलब इतने नीचे रखी गई है कि हमारा इस पे कोई नुकसान ना हो, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा हाईली इक्विप्ड मशीन है, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में है। और यहाँ पर क्या रिसर्च हो रहा है कि कैसे पहला पार्टिकल बना। कई सारी मूवीज़ भी हॉलीवुड की इस पे आई है, तो आप उस पर देख सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को बताया गया है। चलिए, अब ये तो हम बात कर लिया कि भाई ये सब चीज़ें क्या है। अब वापस आते हैं जहाँ अपने यूनिवर्स के मेन पार्ट पर। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स हमारा जो है पूरा बहुत बड़ा है। इसको बांध के रखने वाला फोर्स कौन से है? व्हाट आर द फोर्सेस विच बाइंड द यूनिवर्स? तो यूनिवर्स को बाइंड करके रखने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो देखिए, वह बल जो ब्रह्मांड को बांध के रखे हैं वो कौन से हैं? व्हाट आर द फोर्सेस विच बाइंड अप द यूनिवर्स? उसमें पहला फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्सेस। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फोर्सेस, तो ये चारों फोर्सेस आपको लेने हैं और इन फोर्सेस का ही नाम लेकर सारी चीजें होनी है, ठीक है। ये वो फोर्सेस है जो पूरे यूनिवर्स को बाइंड करके रखे। अगर आप यूनिवर्स को देखेंगे तो यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। और इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में आपस में चीजें कैसे जुड़ी हुई है? इन चार फोर्सेस के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। ये चार फोर्स है, ये याद रखिए। कई बार पेपर में आया है, सिलेक्ट करने को आया है 1 2 3 4, तो आपको सिलेक्ट करना है कि ऑल, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पहला दूसरा होगा, ये तो कोई फोर्स कैसे इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं यूनिवर्स के अंदर पाई जाती है गैलेक्सी। गैलेक्सी आप देख सकते हैं, गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। स्पाइरल शेप में देख सकते हैं आप, ये स्पाइरल शेप में किस तरह से मूव कर रही है। और ये बहुत वाइडली स्प्रेड है। सिर्फ अपनी गैलेक्सी को हम स्टडी कर लें, यही हमारे लिए बहुत है। यूनिवर्स तो उससे भी बड़ा है।
अब गैलेक्सी की अगर हम बात करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम आज देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, गैलेक्सी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गैलेक्सी के 3 हिस्से होते हैं। आपकी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम बोलते हैं मिल्की वे, हिंदी में आकाशगंगा या मंदाकिनी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन के क्लाउड से मिलके बनी है, जिसको हम नेबुला या निहारिका के नाम से जाने जाते हैं। और इसका शेप कैसा है? इसका शेप है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप मतलब ऐसा सर्प के आकार का, है ना? आप देख सकते हो, ये देखिए, ये स्पाइरल शेप है इसका, गोल गोल इस बाइंडिंग शेप में है, सांप के आकार का शेप है। ठीक, इसका जो सेंटर होता है, देखिए चमक रहा है जो सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बल्ज। थोड़ा सा और क्लियर देखें तो आपका ये देखिए, ये जो इसका सेंटर है बल्ज है। ये सेंटर जो होता है बल्ज होता है, और आउटर जो एरिया होता है ये आपका डिस्क पोजीशन का एरिया होता है, और इस आउटर एरिया में नए स्टार्स बनते हैं। और मिडिल एरिया में, ये वाला एरिया में, जो मिडिल का एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर बने हुए स्टार्स रहते हैं। और नए स्टार्स कहाँ होते हैं? जो आउटर एरिया में। ब्लैक होल कहाँ होते हैं? सेंटर में, बल्ज के पास। जब स्टार अपने आप को इंड करता है, देखो नया स्टार यहाँ पे बन रहा है, ये अपनी ईयर जैसे से उसका टाइम बढ़ रहा है, उसकी एज बढ़ रही है, वो 20 तक जाता है और आखिरी में जाकर आपका ब्लैक होल बन जाता है। तो कोई भी तारा जो होता है वही आखिरी में ब्लैक होल बनता है, ये याद रखिएगा। ब्लैक होल के बारे में बहुत सारा आपने सुना होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। जो आपने पढ़ा है, सुना है, उसका बेसिक क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा, तब आपको सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, गैलेक्सी जो होती है उसके कई पार्ट्स होते हैं। ठीक, इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे अंदर का पार्ट क्या कहलाता है? बल्ज। और फिर उसके बाद आता है सेंट्रल बार, फिर आता है सिग्नस। सिग्नस सबसे आउटर पार्ट होता है, और इसी सिग्नस में अगर देखा जाए तो न्यू स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जितने भी नए स्टार्स बनते हैं उनका फॉर्मेशन इसी सिग्नस के अंदर होता है। ठीक, जैसे अगर देखो हमारा सन, सन तो यहाँ पे मिलेगा ओरियन के पास, जो सेंट्रल बार के पास है, और सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे कैरिना बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका जो भी गैलेक्सी होती है उसमें कई पार्ट्स होते हैं, और उसमें यहाँ पर सबसे आउटर में नए स्टार्स बनते जाते हैं, और जो भी स्टार बन गए, जैसे हमारा सन बन गया, तो वो अंदर आता जाएगा, और धीरे धीरे करके उसकी एक एज होती है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब गैलेक्सी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल। ठीक, उसके बाद आता है नक्षत्र, फिर आता है राशिफल, जो आपकी राशियों की बनाने वाले जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जिन्होंने अच्छे से आपका इन सब चीज़ों की पढ़ाई की होती है, तो वो आपका एग्जैक्ट ग्रहों की दशा पर फोर्सेस कैसे और किस तरीके चले बता सकते हैं। तो वो एकदम सही बात बता सकते हैं। फिर उसके अंदर एक पार्ट आता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट नेबुला है, सबसे ब्राइटेस्ट मतलब चमकदार नेबुला है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर क्वासर और पल्सर जो है आपका एक बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडीज है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सिरिस या डॉग स्टार हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे चमकदार तारा है। फिर पोल स्टार, ध्रुव तारा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। और एंड्रोमेडा, ये गैलेक्सी है, ये हमारे गैलेक्सी के सबसे करीब की गैलेक्सी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे सबसे करीब की गैलेक्सी कौन सी? एंड्रोमेडा। फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो तारा है जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल हमें लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स पर थोड़ा ध्यान देना है कि क्या होता है। ये सब चीज़ें तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में,
कॉन्स्टेलेशन आज ही हम पढ़ लेंगे, लेकिन तारों के ऊपर भी हमें बात करनी है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन होता है आपका तारों का समूह, ठीक है। ग्रुप ऑफ विजिबल स्टार फ्रॉम द आउटलाइन पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। ये गैलेक्सी या बोल सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा होता है, और इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन पाए जाते हैं सिस्टम में। वर्सा मेजरा, ओरियन, ग्रेट हंटर, सेंटारस। सेंटारस सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन है हमारे सोलर सिस्टम का, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखिए, ये क्या है? ये आपके सारे कॉन्स्टेलेशंस के शेप है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो अलग अलग स्टार्स मिलकर अलग अलग शेप बनाते हैं। देखिए, एरियस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, सबका शेप अलग है और सब में अलग अलग स्टार्स हैं। देख रहे हैं ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब स्टार्स हैं। और इनको जब आप इंटरलिंक करेंगे, ये देखो, ये इंटरलिंक नहीं होते, ये लाइनें नहीं बनती हैं जो बीच में बनी है, ये आपकी इमेजिनेशन पे बनता है, तो आपकी इमेजिनेशन पे काम करता है। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार होता है, ठीक है। तारों का जो समूह होता है उसे हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा तारों का समूह कौन सा है? सेंटारस। इसे याद रखिएगा, पेपर में कई बार आया है। और इसके बाद अलावा सप्तऋषि मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे अर्थ से इजीली दिखता है, वो कॉन्स्टेलेशन है। इसके अलावा आप अगर रात में छत पे कभी जाते हैं तो आपको इस तरह के कॉन्स्टेलेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। और सब आप इनमें से ये जो कॉमन है, ये मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये कॉमनली आप इजीली अपने घर की छत पर जाके इसे फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे आपका स्कॉर्पियो तो आपको अक्सर दिख जाएगा, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरियस, फिगर ढूंढने पर होता है। अगर आप इसे ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल, व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टेलेशन? कॉन्स्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार इन अ कंप्लीट शेप, एक ऐसा शेप जो आपको प्री डिफाइन हो, ठीक। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक जो स्टार होता है वो क्या होता है और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, उस पर क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखो यहां पर क्या है? स्टार, इट इज फॉर्म इन आउटर पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। जैसे मैंने बताया, गैलेक्सी के 3 हिस्से होते हैं, सबसे आउटर पार्ट में बनता है। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। जब हाइड्रोजन हीलियम के बादल जो आपस में मिलते जाते हैं, तो वो जब मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है स्टार्स। अब जब एक स्टार बनता है तो उसका एक जीवन चक्र होता है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। और इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? इसके बारे में किसने बताया? गेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि इंडियंस तो कुछ कर नहीं सकते। एस चंद्रशेखर, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिक्स के, एस चंद्रशेखर। उन्होंने ही ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को भी दिया। ब्लैक होल जो इतना आज की लाइफ में आप सुनते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं, कभी सुना है, कहीं पढ़ा है कि ब्लैक होल किसने खोजा, किसने ये नाम दिया? ब्लैक होल वॉज डिस्कवर्ड बाय एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के ऊपर बहुत काम किया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जब एक तारा शुरू होता है बनना, ऐसा हाइड्रोजन और हीलियम से, तो सबसे पहले वो क्या होता है? सबसे पहले वो होता है प्रोटोस्टार, मतलब बच्चा तारा। फिर जैसे ही उसमें ब्लास्ट होता है तो वो स्टार बनना शुरू होता है, मेड बाय श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोस्टार। जैसे जैसे प्रोटोस्टार श्रिंक करता जाता है वो टूट के अलग होता है, और द टेम्परेचर ऑफ स्टार स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम। तारों में अपनी एनर्जी होती है, अपनी ऊष्मा होती है, अपनी हीट होती है। और अगर हम तारों की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, तो स्टार्स में हमेशा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू हीलियम, और जब तक ये कन्वर्ट होता रहेगा इसमें एनर्जी रहेगी, और ये सब गैसेस फॉर्म में नहीं रहते बल्कि प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं, इसे याद रखिएगा। प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, और तारों के अंदर हमेशा लगातार प्रेशर बहुत हाई होता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा होता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर हीलियम का एक मॉलिक्यूल बनाते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चीजें चलती रहती हैं और तारों का जन्म होता है। अब धीरे धीरे करके तारे जो होते हैं वो एक स्टेज के बाद
क्या हो जाते हैं, जब इसमें नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप हो जाता है किसी भी तारे के अंदर, तो वो बन जाता है रेड जायंट। अब ये रेड जायंट जो है, इस पर लगती है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर जो मैंने नाम बताया था, जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार और ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को दिया है। ये चंद्रशेखर जो है, इन्होंने एक लिमिट बनाई, और अगर कोई भी तारा इस लिमिट के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो क्या बनेगा, इन्होंने बता दिया, और ये आज भी वाइडली एक्सेप्टेड है। इन्होंने बताया चंद्रशेखर लिमिट क्या है, ये वैल्यू अगर तुम x मान लो तो ये 1.44 इंटू मास ऑफ सन। अगर सन का मास 100 है तो उसको 1.44 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी वैल्यू आती है वो हो जाती है चंद्रशेखर लिमिट, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। अब अगर किसी भी जो यहाँ पर तारा है, अगर इसका मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो ये हो जाएगा वाइट ड्वार्फ, एक ऐसा बौना तारा जो धीरे धीरे जाके खत्म होगा। और अगर इसका मास जो है ज्यादा है किससे, चंद्रशेखर लिमिट से, तो ये बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। और अगर ये मास इतना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, तो ये बनेगा सुपरनोवा। और वो सुपरनोवा आगे जाके टूटेगा तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, और वही न्यूट्रॉन स्टार आगे जाके अपने मास को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा अपने सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होने पर, और धीरे धीरे करके वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ब्लैक होल कौन से तारे होते हैं, जिनका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा होता है। और ब्लैक होल कब बनते हैं, जब तारों का जो मास होता है, किसी भी तारे का एक द्रव्यमान या मास जो है वो चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसका मास उसके सेंटर पे आ जाता है, सारी एनर्जी सेंटर पे आ जाती है, और सरफेस पर ग्रेविटी जीरो, और उसके अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा तारा जिसके अंदर कोई भी चीज जाती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक होल कौन होते हैं, ब्लैक होल एक ऐसे तारे होते हैं, इनको डाइंग स्टार भी बोलते हैं। वो तारे जो मर रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को एकदम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ब्लैक होल से पहले स्टेज होती है न्यूट्रॉन स्टार, और उससे पहले होती है सुपरनोवा। पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है, चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर अगर कोई तारा है तो क्या बनेगा, या तो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। और ये किस किस स्टेज में बनेगा, ये स्टेज आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे बनी। साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी स्टार है उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। और हु डिस्कवर्ड ब्लैक होल या हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल, चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। याद रखिए किसने दिया इसके कॉन्सेप्ट को, एच चंद्रशेखर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया ब्लैक होल के। तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर का नाम बहुत ज्यादा यूज होता है, और आपको जल्दी कोई किताबों में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जितनी भी किताबें हों वो इस तरह के कॉन्सेप्ट पर जल्दी काम नहीं करती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आपके एनडीए के पेपर में, सीडीएस के पेपर में या एसएससी के पेपर में अक्सर मिलता रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई आपके चंद्रशेखर लिमिट, और इस पर ये देखिए एक डायग्राम है जो उसको आसानी से समझा देगा। ये आपका स्टेलर नेबुला है, और ये दो तरीके से जा रहा है, या तो ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा ऊपर की तरफ जाके, चंद्रशेखर लिमिट के नीचे रहेगा। अगर चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर है तो सुपरनोवा, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा। तो किस तरह से इनमें कन्वर्जन हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये थोड़ा सा स्टार्स के डायग्राम्स हैं जो आपको बताएंगे। देखिए, ये सुपरनोवा है, जब स्टार फटता है तो वो सुपरनोवा बनता है, उसके बाद आपका ये ब्लैक होल बनता है। तो ये याद रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ले लेते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।